की कोशिश करते हैं आज। व्हाट एग्जैक्टली इज सैलरी? लेट अस स्टार्ट विद सैलरी चैप्टर। इंट्रोडक्शन कवर करते हैं। इट इज स्टेटेड इन सेक्शन 14 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 दैट all incomes shall be classified for the purpose of charging income tax and computation of total income under the following heads of income. जब मैंने टैक्सेशन सेमेस्टर 3 में स्टार्ट किया था, मैंने आप लोगों से पूछा था दोस्तों कि हाउ मेनी हेड्स ऑफ इनकम आर देयर इन केस ऑफ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स एक्ट के अंदर कितने हेड्स ऑफ इनकम है? तो आपका आंसर होना चाहिए सर देयर आर 5 हेड्स ऑफ इनकम इन केस ऑफ इनकम टैक्स। ठीक है, तो टोटल इनकम जब आप कैलकुलेट करने बैठते हैं, टोटल इनकम में ये पांचों पांच हेड्स आ जाते हैं। जब आप टोटल इनकम कैलकुलेट करने बैठते हैं तो फॉलोइंग हेड्स ये आपके सामने है, इन सबको मिला के आपकी टोटल इनकम बनती है, यूं समझ लीजिए। तो वो कौन से हेड्स हैं सर? पहला है सैलरी इनकम, सबसे इंपॉर्टेंट है सैलरी इनकम। एक प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम है सरकार के लिए सैलरी इनकम, क्योंकि सैलराइज्ड व्यक्ति काफ़ी सारी है भारत के अंदर और वो अपनी सैलरी में से टैक्स पे करती है, और जहाँ तक मुझे पता है ईमानदारी से पे करती है। तो सैलरी इनकम सर सबसे इम्पोर्टेंट हेड बन जाती है। दूसरा हेड जो इम्पोर्टेंट हेड है वो है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अभी मैंने थोड़ी देर पहले सिलेबस डिस्कशन में आपको समझाया था कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर सर नॉर्मली दो प्रकार की हाउस प्रॉपर्टी होती है। एक है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी और दूसरा होता है लेट आउट प्रॉपर्टी। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में एग्जम्पशन है, एग्जम्पशन के रूल है, यानी आप जिस मकान में रहते हैं, आप रह रहे हैं, रेसिडेंशियल पर्पज है, रहने के लिए खरीदा है, तो उस पे काहे का टैक्स? तो उसमें एग्जम्पशन दिया गया है, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में एग्जम्पशन दिया गया है। जबकि लेट आउट प्रॉपर्टी है, लेट आउट प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि आपने किसी को अपनी प्रॉपर्टी रेंट पे दी है, दूसरे को रहने के लिए दी है या कोई और पर्पस के लिए दी है, मीन्स आपने लेट आउट किया है अपनी हाउस प्रॉपर्टी को, तो उस पर आपको रेंट मिलेगा। सोर्स ऑफ इनकम क्या होगी? रेंट होगी, भाड़ा। तो वो रेंट आपका सोर्स ऑफ इनकम है। ठीक है, तो वो जो सोर्स ऑफ इनकम आप पूरे साल में कमा रहे हैं उस पे टैक्स आपने वैल्यूएशन करना है, उस लेट आउट प्रॉपर्टी के ऊपर आपने टैक्स का कैलकुलेशन करना है और जो टैक्स बनता है वो पे करना है ईमानदारी से एज अ गुड सिटीजन। तो ये दो टॉपिक हो गए। तीसरा टॉपिक है प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। बिजनेस में से जो आपको गेन हो रहा है, जो प्रॉफिट हो रहा है, वो आपने उस पे जो भी इनकम टैक्स के रूल्स है उसके हिसाब से आपने पे करना चाहिए। प्रोफेशन में क्या होता है सर? प्रोफेशन में जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, सीए हो गए, सीएस हो गए, लॉयर हो गए, ये प्रोफेशनल व्यक्ति है। तो ये प्रोफेशनल व्यक्ति को जो फीस मिलती है उसे एक तरीके से गेन कहा जाता है, मुनाफा। गेन जो उनको हो रहा है सर उनके प्रोफेशन से, तो उस पर भी टैक्स लगता है, तो उनको भी अपना टैक्स पे करना है इस तरीके से। तो ये वो हेड है, तीसरा हेड है। ये सबसे इंपॉर्टेंट हेड है वैसे, प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। जो बंदा बिजनेस कर रहा है, जो बंदा प्रोफेशन में है, उसने भी अपना टैक्स रिटर्न फाइल करना है। उसके बाद चौथा हेड है कैपिटल गेन्स, और इसके बारे में हमने डिटेल में सेमेस्टर 3 में पढ़ा था कि कैपिटल गेन्स के अंदर अलग अलग सेक्शन है, और उस सेक्शन के हिसाब से हम टैक्स प्लानिंग करके हमारा टैक्स बता सकते हैं। सेक्शन 54 के हिसाब से अगर हमने मकान खरीदा था बरसों पहले, आज बेचा और नया मकान खरीदा, ऐसे 3 व्यवहार किए, तो हम टैक्स प्लानिंग कर रहे हैं। अगर नया इन्वेस्टमेंट किया है मकान के अंदर ही, तो आपको एग्जम्पशन का बेनिफिट मिलता है, जिससे आपकी टैक्स लायबिलिटी कम होती है। ये हम आगे पढ़ चुके हैं। एक एग्जांपल दिया मैंने आपको, व्हाट इज कैपिटल गेन। कैपिटल गेन इन्वेस्टमेंट से जुड़ा हुआ है। आपके पास कैपिटल, आइडियल कैपिटल पड़ी है, सरप्लस कैपिटल पड़ी है, सरप्लस, तो आप उस कैपिटल को इन्वेस्टमेंट में तब्दील कर रहे हैं। यू आर कन्वर्टिंग योर कैपिटल इनटू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और उसमें से जो फायदा हो रहा है उस फायदे को हम री इन्वेस्ट कर रहे हैं, दूसरी जगह फिर से इन्वेस्ट कर रहे हैं, ताकि हमें एग्जम्पशन मिले, फायदा मिले। ठीक है, तो ये कैपिटल गेन का बेनिफिट है। इस तरीके से टैक्स लायबिलिटी कम होती है हमारी अगर हम री इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो अगर हम वो पैसे अपने पास ही रख रहे हैं, री इन्वेस्टमेंट नहीं करी, तो उतनी टैक्सेबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी, टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। पैसे आप अपने पास रख सकते हैं लेकिन टैक्स पे करना पड़ेगा। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, जो कहीं नहीं आएगा ऊपर के 4 हेड में, वो अंत में आ जाएगा। बेचारे को मैं अनाथ आश्रम कहता हूँ। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, यानी मान लीजिए आपने एक मान लीजिए गेम में पार्टिसिपेट किया, एक कोई भी गेम चल रही है, उस गेम में आपने पार्टिसिपेट किया और उसमें से आपको कैश प्राइज मिला 5000। वो कैश प्राइज रोज रोज तो मिलने वाला नहीं है। कैजुअल इनकम की बात कर रहा हूं मैं, अनएक्सपेक्टेड इनकम की बात कर रहा हूँ
केबीसी में चांस मिल गया और आप केबीसी खेलने चले गए, तो उसमें से आपने कुछ अच्छी राशि धनराशि कमा ली, तो उस पे भी दोस्तों आपको टैक्स तो लगेगा ही लगेगा। लेकिन ये किस सोर्स और ये कौन सा सोर्स ऑफ इनकम होगा सर? ये अनएक्सपेक्टेड इनकम है। जो भी अनएक्सपेक्टेड इनकम होगी वो आखिरी हेड में आता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ये आपकी सेकेंडरी इनकम मानी जाती है, एक तरीके से यूं समझ लीजिए कि आपने मान लीजिए सेविंग अकाउंट खोला है और सेविंग अकाउंट में आपको ब्याज मिल रहा है, तो उसको भी हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में से, जो आपको ब्याज की रकम मिल रही है वो हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में दर्शाते हैं। तो क्लियर हो गया होगा, ये 5 हेड्स है जिसमें से डिटेल में हम सेमेस्टर 4 में क्या पढ़ने वाले हैं, सैलरी इनकम, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये दो हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, फ्यूचर में अगर आप एमकॉम करते हैं हमारी यूनिवर्सिटी में से, तो आपको इसका बेनिफिट वहां से मिलेगा। ये टॉपिक वहां कवर होगा एमकॉम में, मास्टर्स ऑफ कॉमर्स। कैपिटल गेन्स आपको सेमेस्टर 3 में मैंने डिटेल में अच्छे से पढ़ाया था, तो वो कवर हो चुका है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज भी आप अगर एमकॉम करने वाले हैं फ्यूचर में हमारी यूनिवर्सिटी से, तो वहाँ आपको ये चैप्टर मिलेगा, वहाँ आप इसको पढ़ सकते हैं, उसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो हमें इस पूरे टर्म के अंदर दो टैक्सेशन के दो इंपॉर्टेंट चैप्टर कवर करने हैं, एक सैलरी इनकम, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। मैं आपको जो डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ फिलहाल इस टर्म के अंदर वो है सैलरी इनकम। तो मैंने सैलरी इनकम का ही चैप्टर स्टार्ट किया है, आगे बढ़ते हैं, सैलरी क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज सैलरी? अब मैं सैलरी के डिस्कशन कर रहा हूँ। व्हाट एग्जैक्टली इज सैलरी? सैलरी है क्या सर? पेमेंट मेड एंड facilities provided by an employer to his employee for services delivered would be chargeable to tax as income from salary। सैलरी की इनकम किस तरीके से आप मानोगे कि ये सैलरी की इनकम है? तो उसका रीजन क्या है? व्हाट आर द रीजंस, व्हाट आर द सोर्सेस कि हम मान लें कि भाई हाँ ये सैलरी इनकम है? तो पहले तो दो शब्द आप माइंड में रखिए, एक है एम्प्लॉयर, दूसरा है एम्प्लॉय। एम्प्लॉयर का मतलब है कंपनी और एम्प्लॉय का मतलब आप अच्छे से जानते हैं वर्कर्स यानी कि कर्मचारी। तो ये इन दोनों का रिलेशनशिप है। आप कोई कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो कंपनी होगी और आप होंगे, तो इन दोनों का रिलेशनशिप है। कंपनी आपको क्या करने क्या देने वाली है सर? दो चीजें देने वाली है। आप जो भी सर्विस दे रहे हैं, जो भी सेवा दे रहे हैं, कंपनी में जॉब कर रहे हैं ना, सेवा दे रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं, उसका आपको पेमेंट मिलेगा। ठीक है, मॉनेटरी टर्म्स में आपको पेमेंट मिलेगा, सैलरी मिलेगी। अल्टीमेटली सैलरी के अलग अलग भाग आएंगे। क्या भाग होंगे सर? वो अभी थोड़ी देर में अभी पता चलेगा आपको। सैलरी में बेसिक आएगा, बोनस आएगा, अलाउंसेस आएगा, कमीशन आएगा, ये सारी चीजें अंदर आती है। तो आपको मॉनेटरी बेनिफिट मिलता है, पेमेंट देती है कंपनी आपको। उस आप जो सर्विस दे रहे हैं, सेवा दे रहे हैं, उसकी जगह पे आपको क्या मिलेगा? पेमेंट मिलेगा। पेमेंट मिलेगा मॉनेटरी टर्म्स में, साथ साथ में हो सकता है कुछ सुविधाएं मिले, फैसिलिटीज मिले। तो ये दो चीजें होगी, एक पेमेंट होगा और एक सुविधाएं होगी, फैसिलिटीज होगी। ठीक है, तो इन दोनों का मिश्रण क्या हो जाएगा सर? दैट इज नथिंग बट इनकम फ्रॉम सैलरी। आप जो भी प्राप्त करेंगे आपकी सेवा के लिए, वो उस पर टैक्स लगेगा, इट इज चार्जेबल टू टैक्स। तो वो आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी मानी जाएगी पूरे साल की। सैलरी इंक्लूड्स बोथ मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स। सैलरी में दो चीजों का समावेश होता है। मॉनेटरी, जो भी आपको कैश में दिया जा रहा है, मीन्स मनी के तौर पे दिया जा रहा है, पेमेंट किया जा रहा है, वो मॉनेटरी तौर पे होगा। कुछ ऐसी फैसिलिटीज होगी जो जिसमें मनी नहीं होगा, लेकिन सिर्फ सुविधाएं होगी, जिसे हम कहते हैं नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स। क्या कहते हैं? नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स कहते हैं। इसका ध्यान रखना है आपको। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम देखें तो क्या आएगा सर इसके अंदर? मॉनेटरी बेनिफिट्स में क्या फायदा होगा सर? बेसिक सैलरी, बोनस, अलाउंसेस एक्सेट्रा आर मॉनेटरी बेनिफिट्स। जिसको हम मनी में कैलकुलेट कर सकते हैं उसको हम मॉनेटरी बेनिफिट्स कहेंगे, फैसिलिटीज कहेंगे। तो बेसिक सैलरी हो गया आपका, बोनस हो गया, कमीशन हो गया, अलाउंसेस हो गया, प्रोविडेंट फंड हो गया, ग्रेजुटी हो गया, ये सारी चीजें क्या है? मॉनेटरी फैसिलिटीज है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज है जिसमें आपको कैश में यानी कि मनी के तौर पे कुछ नहीं मिलने वाला, लेकिन सुविधाएं मिलेगी, फैसिलिटीज मिलेगी। तो क्या हो सकती है सर? रहने की फ्री सुविधा मिल जाए, जैसे कहते हैं टेक्निकली रेंट फ्री अकोमोडेशन। भाड़े बिना की आपको रहने की सुविधा मिल जाए, फ्री अकोमोडेशन मिल जाए कि कंपनी के क्वार्टर्स में मैं रहता हूँ, कंपनी ने रहने की जगह कर दी है, मुझे फ्री में रहता हूँ मैं। मेडिकल फैसिलिटीज दी जाए आपको, फ्री इंश्योरेंस दिया जाए, फ्री एजुकेशन टू चाइल्ड दिया जाए, ये सब नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स है। ठीक है, तो ये सैलरी के अंदर इनका भी समावेश होता है। दे आर ऑल्सो सम ऑफ, इसमें से कुछ टैक्स लायबिलिटी के कैटेगरी में आएंगे, कुछ पे टैक्स लगेगा, कुछ पे टैक्स नहीं लगेगा। तो इनके भी अलग अलग रूल्स है, उसके हिसाब से वैल्यूएशन होगा दोस्तों।
अब डेफिनेशन ऑफ सैलरी समझने की कोशिश करते हैं। एग्जैक्टली डेफिनेशन ऑफ सैलरी में होता क्या है? सैलरी कंप्राइजेस ऑफ व्हाट? सैलरी के अंदर किन किन चीजों का समावेश होता है, ये डेफिनेशन से क्लियर होगा अभी आपको थोड़ी देर में। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 17(1) ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, सैलरी इंक्लूड्स व्हाट? सैलरी के अंदर किन चीजों का समावेश होता है? तो सबसे पहला आएगा वेजेस। सैलरी और वेजेस में कोई फर्क नहीं रखा है, सैलरी के अंदर बल्कि वेजेस आ जाता है, ध्यान रखना। वेजेस आर इंक्लूडेड इन सैलरी, એનો एक भाग છે, इट इज अ पार्ट ऑफ सैलरी। ये सब यूं समझ लीजिए छोटे छोटे भाग है सैलरी के। एनी अलाउंसेस, अलाउंसेस की तो दुनिया भर की अलाउंसेस है सर। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ अलाउंसेस, जैसे कि रिसर्च अलाउंसेस, फिर यूनिफॉर्म अलाउंसेस, ट्रैवलिंग अलाउंसेस, कन्वेंस अलाउंसेस, हाउस रेंट अलाउंसेस, बहुत सारे टाइप्स ऑफ अलाउंसेस है। तो वो सारे अलाउंसेस, अलाउंसेस क्या होता है? जो भी खर्चा आपको हो रहा है वो खर्चा कंपनी आपको देती है। आपको आने जाने का खर्चा हो रहा है, घर से आप कंपनी में जा रहे हैं, कंपनी में से घर पे आ रहे हैं, तो जो भी आपका ट्रैवलिंग अलाउंस हो रहा है एक तरीके से, इसको एग्जैक्टली कन्वेंस अलाउंस कहते हैं। जो भी कन्वेंस अलाउंसेस हो रहा है वो कंपनी आपको पे करती है, आने जाने का खर्चा आपको मिलता है। कंपनी के लिए आप एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो वो ट्रैवलिंग अलाउंस आपको मिलेगा। इस तरीके से वो बेनिफिट आपको मिल रहा है एक तरीके से। तो अलाउंसेस भी इट इज अ पार्ट ऑफ सैलरी। पेंशन बेनिफिट के आगे दो दो ऐसे पॉइंट हैं जो पेंशन से जुड़े हुए हैं, सॉरी रिटायरमेंट बेनिफिट से जुड़े हुए हैं। एनी पेंशन और एन्युटी। पेंशन और एन्युटी की बात करते हैं तो सर पेंशन हो सकता है आपको मंथली मिले, या एन्युटी यानी क्या हो सकता है, एक साथ में लमसम अमाउंट मिल जाए। जब आप नौकरी छोड़ेंगे, रिटायरमेंट लेंगे, जब आपकी एज हो जाएगी, तो जब आप रिटायर हो रहे हैं सर, तो आपको लमसम अमाउंट मिलती है कि मैंने इस कंपनी को 35 साल दिया, इस कंपनी ने मुझे क्या दिया सर? पेंशन का फायदा मिला है सर, ग्रेजुटी दी है कंपनी ने। दोनों भी हो सकता है या दो में से एक हो सकता है, जैसा कंपनी अपने रूल्स और रेगुलेशंस के हिसाब से कर्मचारी को जो सुविधा देती है, जो फैसिलिटीज देती है सैलरी के अंदर। उसके बाद एनी फीस, कमीशन, परक्यूजिट्स, परक्यूजिट्स का दूसरा नाम है सुविधाएं, फैसिलिटीज, और प्रॉफिट्स इन लिeu ऑफ और इन एडिशन टू एनी सैलरी और वेजेस। इन सब चीजों का भी समावेश होता है। कोई फीस हो सकती है, कमीशन हो सकता है, परक्यूजिट्स हो सकती है। परक्यूजिट्स में क्या आता है सर? मैंने अभी आपको बताया था, कंपनी ने मोबाइल दिया हो आपको यूज करने के लिए, सुविधा हो गई। कंपनी ने आपको मोटर कार दिया हो आने जाने के लिए, सुविधा हो गई, फैसिलिटी हो गई। कंपनी ने रहने की सुविधा करके दी आपको, रेंट फ्री अकोमोडेशन। तो ये परक्यूजिट्स के ही पॉइंट्स हैं। कुछ फायदा हो रहा हो, एक्स्ट्रा बेनिफिट हो रहा हो सैलरी की साथ साथ, आपको कुछ एडिशनल प्रॉफिट मिल रहा हो, तो वो भी टैक्सेबल हो जाएगा। एनी एडिशनल बेनिफिट रिसीव्ड बाय द एम्प्लॉय इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। चलिए आगे देखते हैं। एनी एडवांस ऑफ सैलरी, आपको एडवांस सैलरी दे दी गई हो। मान लीजिए आपने दिसंबर, अभी दिसंबर का मंथ कंप्लीट हुआ है, दिसंबर 2020 कंप्लीट हुआ है, और आप कह रहे हैं कि मुझे 3 महीने का एडवांस सैलरी प्लीज दीजिए, तो आपको मिल सकता है। वो भी आप डिमांड कर सकते हैं। एडवांस सैलरी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ सैलरी, देन दैट इज ऑल्सो टैक्सेबल। एनी एनकेशमेंट ऑफ लीव नॉट अवेल्ड, एनी एनकेशमेंट ऑफ लीव नॉट अवेल्ड, यानी आपको छुट्टियां मिल रही है लेकिन आपने एक भी छुट्टी नहीं ली है, तो जो छुट्टी आपने नहीं ली है कंपनी के अंदर, वो आपको कैश में आप चाहें तो कन्वर्ट कर सकते हैं। ये भी फैसिलिटी कुछ कंपनीज देती हैं, कुछ नहीं भी देती हैं। तो जो देती हैं उसमें आप इसको एनकैश कर सकते हैं, आप कैश में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। एनकैशमेंट का मतलब ये होता है यू कैन कन्वर्ट योर लीव्स इनटू कैश। नेक्स्ट पॉइंट है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड इन एक्सेस ऑफ 12% ऑफ एम्प्लॉयज सैलरी। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजन है रिटायरमेंट बेनिफिट का। एक पेंशन हो गया, दूसरा ग्रेजुटी हो गया, तीसरा खिलाड़ी या प्रोविडेंट फंड। इट इज ऑल्सो ए रिटायरमेंट बेनिफिट। तो रिटायरमेंट बेनिफिट की जब हम बात कर रहे हैं, प्रोविडेंट फंड की जब हम बात कर रहे हैं, तो उसमें भी एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, कंपनी कंट्रीब्यूट करती है आपका इस फंड के अंदर। और अगर वो कंट्रीब्यूशन 12% एम्प्लॉय सैलरी के 12% से ज्यादा हुआ तो वो टैक्सेबल है। कौन कंट्रीब्यूशन दे रहा है? कंपनी कंट्रीब्यूट कर रही है आरपीएफ में, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में। और ये कंट्रीब्यूशन किसके लिए कंपनी कर रही है? अपने कर्मचारी के लिए ही कर रही है। तो अगर उसमें 12% से ज्यादा का कंट्रीब्यूशन अगर कंपनी ने किया हो अपने कर्मचारी के लिए, तो वो 12% से जो भी ज्यादा रकम हो रही है वो टैक्सेबल है, इट इज टैक्सेबल।
अब ये जो कंट्रीब्यूशन कंपनी ने पे किया है, जमा किया है, डिपॉजिट किया है एक तरीके से, आरपीएफ ये अकाउंट है, यूँ समझ लीजिए खातू से। पीएफ का अकाउंट होता है, ठीक है? तो ये पीएफ के अकाउंट में जो भी रकम जमा की जा रही है, जो भी कंट्रीब्यूट किया जा रहा है, उस पे ब्याज मिलेगा। जैसे हम सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं, उसमें कैसे ब्याज मिलता है, सेम वे प्रोविडेंट फंड के अकाउंट में भी आपको इंटरेस्ट मिलता है। तो वो इंटरेस्ट क्या होगा, क्रेडिट होगा एम्प्लॉइज के आरपीएफ अकाउंट में। हाँ सर, तो उस पे भी टैक्स लगेगा, लेकिन 9.5% का एग्जम्पशन है। 9.5% से ज्यादा अगर रकम हो रही है ब्याज की, तो वो जो एक्सेस रकम है उस पे टैक्स लगेगा। मान लीजिए आपको ब्याज की रकम 12,000 मिली है, क्रेडिट हुई है आपके अकाउंट में, और 9,500, 9.5% के हिसाब से मान लेते हैं रफली कि 9,500 एग्जम्पशन मिल रहा है आपको। तो 12,000 माइनस 9,500, excess is 2,500, that is taxable to tax। और अंत में आखिरी पॉइंट ये है कि एनी कंट्रीब्यूशन मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू द अकाउंट ऑफ एन एम्प्लॉय अंडर अ नोटिफाइड पेंशन स्कीम, और कोई पेंशन स्कीम, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ कंट्रीब्यूशन पे किया, कोई कंपनी ने नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर कोई पेंशन स्कीम के अंदर कोई कंट्रीब्यूशन अपनी तरफ से दिया है तो वो टैक्सेबल है, वो सैलरी का ही एक भाग है, तुम समझ लीजिए। अब ये सैलरी के डेफिनेशन के बाद, सारे पार्ट समझने के बाद, दो छोटे से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं बता दूं आपको। सैलरी थोड़ा सा क्रिटिकल पॉइंट है, क्रूशियल पॉइंट है। सैलरी, बोनस, कमीशन और रेम्युनरेशन रिसीव्ड बाय अ पार्टनर, यहाँ पार्टनर की बात कर रहा हूँ। अभी जो हमने चर्चा की वो इंडिविजुअल के लिए था, एक सिंगल व्यक्ति के लिए था। अब मैं पार्टनर पे आ गया, तो एग्जाम्पशन की बात कर रहा हूँ। सैलरी, बोनस, कमीशन और रेम्युनरेशन रिसीव्ड बाय अ पार्टनर फ्रॉम द फर्म इज नॉट ट्रीटेड एज सैलरी इनकम। पार्टनर को अगर सैलरी मिल रही है, बोनस बोनस मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है पार्टनरशिप फर्म से, तो वो उसकी सैलरी इनकम नहीं मानी जाती है, ठीक है? दूसरा एक एग्जाम्पशन है लोन फ्रॉम एम्प्लॉयर। लोन की बात हो रही है, यानी कंपनी में से अगर कोई कर्मचारी ने लोन ली है, कंपनी में से अगर कोई कर्मचारी ने लोन ली है, तो ये एडवांस सैलरी नहीं मानी जाएगी, ठीक है? एंड इट इज नॉट ट्रीटेड एज सैलरी इनकम। ये कोई सैलरी इनकम नहीं, आपने तो बल्कि उधार लिया है, लोन लिया, इनकम थोड़ी ना हुई, ठीक है? इट इज अ लायबिलिटी नॉट एन एसेट, तो ये इनकम नहीं मानी जाएगी। इट इज नॉट ट्रीटेड एज एडवांस, इसको एडवांस सैलरी अलग चीज हो गई, लोन अलग चीज हो गई, इसको मिक्सअप नहीं करना है, ठीक है? सो इट इज नॉट ट्रीटेड एज सैलरी इनकम। अब चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं आज के और इम्पॉर्टेंट टॉपिक की डिस्कशन में। सैलरी हमने डिटेल में देख लिया, सैलरी की डेफिनेशन देख ली। अब सैलरी के छोटे छोटे पार्ट्स हैं, वन बाय वन हम उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। हर पार्ट्स के रूल्स होंगे और रूल्स समझने की कोशिश करेंगे। पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। सो लेट अस फ्रेंड्स ट्राई टू डिस्कस रूल्स रिगार्डिंग ग्रेजुटी इन दिस सेशन नाउ। ग्रेजुटी क्या है पहले वो समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज ग्रेजुटी सर? ग्रेजुटी सबसे पहले माइंड में रखिए, एक रिटायरमेंट बेनिफिट है। ग्रेजुटी क्या है सर? इट इज अ रिटायरमेंट बेनिफिट। Gratuity is a lump sum amount paid to an employee when he retires or resigns after a long service। आपने 35 साल 40 साल कंपनी को दे दिए, 35 साल तक आपने कंपनी के लिए काम किया है, सेवा दी है, सर्विस की है, ठीक है? और आप एक दिन रिटायर हो रहे हैं तो आपको एक लमसम अमाउंट अगर पे किया जा रहा है आपके रिटायरमेंट बेनिफिट के तौर पे, तो उसे हम ग्रेजुटी मान सकते हैं। या तो आप रिजाइन करते हैं या तो आप रिटायर होते हैं, ठीक है? तो उसके बेसिस पे आपको अपनी ये लॉन्ग सर्विस का आपको ये पुरस्कार दिया जाता है, इसलिए मैंने अंत में लिखा भी, इट इज रिवॉर्ड फॉर इज लॉन्ग सर्विस। ये एक तरीके से आपके लिए पुरस्कार है कि आपने एक लंबी सर्विस दी है, लॉन्ग सर्विस दी है कंपनी को, अपने 40 साल 35 साल दिए हैं, तो उस कंपनी की भी ड्यूटी बनती है कि आपको कुछ रिटायरमेंट बेनिफिट्स आपके लिए उसका प्रावधान करे, प्रोविजन करे, तो वो ज्यादातर कंपनीज करती है। Gratuity received by an employee on his retirement is taxable under the head called salary। जिस वक्त आप रिटायर होते हैं उस वक्त आपको जो भी ग्रेजुटी मिलती है, इट इज टैक्सेबल अंडर द हेड कॉल्ड सैलरी। वो आपका सैलरी का एक भाग है। जो भी बेनिफिट आपको मिल रहा है ग्रेजुटी का, उस पर टैक्स लगेगा। वेरेज ग्रेजुटी इफ रिसीव्ड बाय एनी बेनिफिशियरी, ये तो एम्प्लॉय को मिले तो टैक्सेबल है, लेकिन घर के कोई सदस्य को मिले तो, मान लीजिए जो एम्प्लॉय है उसकी डेथ हो गई है, लेकिन एम्प्लॉय की डेथ हो गई है तो एम्प्लॉय की वाइफ तो होगी ना, बेनिफिशियरी मान लेते हैं वाइफ है, उसकी पत्नी है, तो उसकी पत्नी को ये ग्रेजुटी की अगर रकम मिलती है, इफ ग्रेजुटी इज रिसीव्ड बाय एनी बेनिफिशियरी ऑफ एन डिजीज्ड एम्प्लॉय। डिजीज्ड एम्प्लॉय का मतलब है जिस कर्मचारी की मृत्यु हो गई है,
उस कर्मचारी की कोई बेनिफिशियरी मान लेते हैं पत्नी है, पत्नी को अगर ग्रेजुटी पे की जाती है, इट इज ऑल्सो टैक्सेबल, उस पे भी टैक्स लगेगा। यहाँ कर्मचारी को मिले ग्रेजुटी या उसकी वाइफ को मिले, टैक्सेबल है, ठीक है। एंड पर अगर वाइफ को मिलती है ग्रेजुटी मान लीजिए, तो इट इज टैक्सेबल अंडर द हेड कॉल्ड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। उसके लिए सैलरी नहीं है, उसको तो अनएक्सपेक्टेड इनकम हो गई, ठीक है। सैलरी, कर्मचारी को अगर ग्रेजुटी मिलता है तो सैलरी में टैक्सेबल होगा, लेकिन वाइफ को मिलता है तो कहाँ टैक्सेबल होगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अब इसकी कैटेगरी होगी, रूल्स रिगार्डिंग ग्रेजुटी समझने के लिए दो कैटेगरी माइंड में रखनी है। पहली कैटेगरी है सरकारी जमाई यानी कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। दूसरा कौन हो जाएगा, उल्टा, दूसरी कैटेगरी में क्या आएगा सर, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज में क्या है देख लेते हैं, कंडीशन क्या है, रूल्स क्या है। एनी डेथ और रिटायरमेंट ग्रेजुटी रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय or his representatives by all categories of central government employees, state government employees और employees of local authority जैसे एसएमसी हो गया, सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, is fully taxable from income tax। अगर आप सरकारी जमाई है, मीन्स आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, या लोकल अथॉरिटी यानी कि सिटी लेवल पे आप कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें आपके रिटायरमेंट वक्त पे अगर आपको कोई ग्रेजुटी मिलती है, आप रिटायर हो रहे हैं, आप रिजाइन कर रहे हैं, उस वक्त आपको जो भी ग्रेजुटी मिल रही है, या आपके रिप्रेजेंटेटिव को भी, आप नहीं है, आपकी डेथ हो गई मान लेते हैं, मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स की डेथ हो गई, तो उसकी वाइफ को अगर ये मिलती है ग्रेजुटी, तो ये फुल्ली टैक्स फ्री है, फुल्ली एग्जम्प्टेड, इस पे 1 रुपया टैक्स नहीं पे करना है। यानी नौकरी करनी हो तो कहाँ करनी चाहिए सर, फिक्स हो गया कि हमें गवर्नमेंट जॉब ही करनी चाहिए। गवर्नमेंट कंपनीज में अगर हमें जॉब मिलती है तो यार बेनिफिट, रिटायरमेंट बेनिफिट भी मिल रहा है, ऊपर से टैक्स भी पे नहीं करना है, 2 in 1 बेनिफिट मिल रहा है, दो दो लड्डू मिल रहे हैं, खा लेना चाहिए। लेकिन सरकारी नौकरी मिले उसे ये लड्डू मिलेगा दोस्तों, यानी उस सरकारी नौकरी की तैयारी करनी चाहिए, मैं यूँ कहना चाह रहा हूँ। So if a person receives gratuity and the person is a government employee, whatever gratuity if he receives, or in place of his any representative also if he receives such an gratuity amount, it is fully exempted। fully exempted का मतलब है पूरा का पूरा टैक्स फ्री है, उस पर कोई टैक्स लगेगा नहीं। दूसरी कैटेगरी आता है सर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, मैंने हेडिंग नहीं दी है, लेकिन अब जो मैं चर्चा कर रहा हूँ वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की है, बिन सरकारी कर्मचारियों की मैं बात करने जा रहा हूँ। उसकी दो कैटेगरी हम बनाई है हमने, यानी कि रूल्स दो कैटेगरी के हिसाब से। उसमें पहली कैटेगरी नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज में पहली कैटेगरी है ग्रेजुटी रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट 1972। ग्रेजुटी रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट 1972। तो इसकी एग्जम्पशन लिमिट्स है, आपको ग्रेजुटी मिला है और एक्ट के हिसाब से मिला है, कायदे से मिला है यूं समझ लीजिए, तो इसके एग्जम्पशन के 3 रूल्स है जो आपको बाय हार्ट रखने हैं, बाय हार्ट करने हैं। आपने सबसे पहले क्या करना है इसके अंदर सर, 15 डेज की सैलरी कैलकुलेट करनी है। क्या करना है, 15 डेज की सैलरी कैलकुलेट करनी, 15 दिन का आपने पगार यानी कि सैलरी कैलकुलेट करनी, ठीक है। सीजनल अगर बिजनेस है, सीजनल बिजनेस, तो 15 दिन की जगह पे आपने 60 दिन का वैल्यूएशन करना है। और इसके अंदर आपने एक चीज का खास ध्यान रखना है, बेस्ड ऑन द लास्ट सैलरी रिसीव्ड फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। यानी जितने साल आपने सेवा दी है वो साल आप लोग वैल्यूएशन में लेने हैं, ध्यान में लेने हैं। 35 साल, 30 साल, जितने साल आपने काम किया है वो उतने ही साल आपको ध्यान में लेने हैं कैलकुलेशन में। लास्ट रिसीव्ड सैलरी के अंदर, यहाँ इसका फॉर्मूला है छोटा सा, यूं समझ लीजिए, इसमें 3 चीजें होगी। लास्ट रिसीव्ड सैलरी, जिसमें डीए भी होगा, डीए यानी डियरनेस अलाउंस, ठीक है। ये एक अलाउंस है जो इसके अंदर बेसिक सैलरी के अंदर ऐड करके यहाँ सैलरी कैलकुलेट की जाएगी। वो रकम यहाँ फिक्स होगी, अमाउंट होगा एक, यूं समझ लीजिए, मल्टीप्लाई बाय 15/26। 15 आपका यहाँ पे है, 15 डेज वहां से आया, 26 क्या है, हमें मंथ बेसिस चलना है, मंथ बेसिस पे चलेंगे। तो मंथ बेसिस में एवरेज दिन कितने होते हैं एक महीने में, 30 दिन होते हैं, उसमें से 4 रविवार माइनस कर देंगे, 4 संडेज, 4 हफ्तों के हिसाब से, तो 26 दिन वैसे यहाँ फाइनल किया गया है, मैंने फिक्स नहीं किया है, एज पर रूल्स 15/26 फिक्स है। और कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, जितने साल आपने सेवा दी वो यहाँ आ जाएगा। कंसिडरिंग एक्सेस ऑफ 6 months एज 1 year, कंसिडरिंग एक्सेस ऑफ 6 months एज 1 year,
यानी 6 महीने से अगर ज्यादा हो जाता है, मान लीजिए आपने 30 साल 8 महीने काम किया है कंपनी के अंदर, तो आप उसको 31 साल कैलकुलेट करेंगे, 31 ईयर्स लेंगे। 6 महीने से ज्यादा अगर टाइम हो रहा है आपकी सर्विस का, जो जितने साल आपने काम किया है कंपनी के अंदर, ईयर ऑफ कंप्लीशन जो मैं बोल रहा हूँ आपको, वो राउंड ऑफ करना है इस तरीके से। 30 साल 4 महीने होगा तो 30 साल लेंगे, 30 साल 6 महीना होगा तो 31 साल लेंगे, 30 साल 8 महीना हो रहा है तो भी 31 साल लेंगे। ठीक है, ये आपको समझ में आना जाना चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दूसरा रूल, पहला रूल क्या है, 15 दिन की सैलरी कैलकुलेट करनी है जिसका फॉर्मूला ब्रैकेट में रखा हुआ है। दूसरा रूल क्या है, मैक्सिमम अमाउंट ₹20 लाख। ये अब रिवाइज्ड हुआ है नए रूल्स के हिसाब से। पहले प्रीवियसली बहुत पहले 3.5 लाख था, बहुत पहले 10-15 साल पहले, फिर रिवाइज्ड हुआ 10 लाख हुआ, और अभी करंटली रिसेंटली 20 लाख की लिमिट हो गई। यानी 20 लाख से ज्यादा का ग्रेजुटी का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। मीन्स 20 लाख से ज्यादा की रकम पे आपको टैक्स लायबिलिटी आपकी नहीं बनेगी। 20 लाख सबसे ज्यादा रकम है, एग्जाम मैक्सिमम अमाउंट है। यानी 20 लाख से ज्यादा का ग्रेजुटी के अमाउंट के ऊपर आपको टैक्स पे नहीं करना है। दिस इज द मैक्स लिमिट। ठीक है। तीसरा कंडीशन है ग्रेजुटी एक्चुअली रिसीव्ड। ये रकम आपको सब में दी होगी कि भाई मिस्टर एक्स को 15 लाख की ग्रेजुटी मिली है, 10 लाख की ग्रेजुटी मिली है। इन तीन में से क्या करेंगे आगे, इन तीन रकम में से फ्रॉम द अबव विच एवर इज लेस विल बी एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। इन तीन में से जो कम रकम होगी वो टैक्स फ्री हम मानेंगे, उसको क्या मानेंगे, टैक्स फ्री। तो टैक्स फ्री रकम फाइनल करने के लिए आप ये तीन नियमों को ध्यान में लेंगे। किस प्रकार के कैटेगरी एम्प्लॉय के लिए, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा और उसे जो भी पेमेंट मिल रहा है, ग्रेजुटी जो उसको मिल रही है, इट इज कवर्ड अंडर द एक्ट। और इसके कुछ की पॉइंट्स है। सैलरी यहाँ क्या होगी सर, सैलरी यहाँ क्या मानी जाएगी, लास्ट सैलरी रिसीव्ड, यानी कि बेसिक प्लस डीए, शॉर्ट में आप इतना याद रखिए। सैलरी की डेफिनेशन यहाँ बेसिक प्लस डीए होगी। ये मैंने दूसरा पॉइंट आपको समझा दिया। 6 महीने से ज्यादा का अगर सर्विस पीरियड होगा तो हम इसको 1 साल मानेंगे। 15 दिन की सैलरी के कैलकुलेशन के लिए आपने उसको डिवाइड बाय 26 करना है, एंड इट शुड बी मल्टीप्लाई, 15 डेज शुड बी डिवाइडेड बाय 26, एंड इट शुड बी मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस कंप्लीटेड। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मान लीजिए आपने एक कंपनी में 10 साल काम किया है और वो कंपनी आपने छोड़ दी है और नई कंपनी आप ज्वाइन कर रहे हैं और पुरानी कंपनी में से आपको ग्रेजुटी नहीं मिला है। ठीक है। तो जब आप नई कंपनी में जब रिटायर होंगे, तब क्या ये पिछले 10 साल कैलकुलेट करने होंगे, कैलकुलेशन में लेना होगा। जो ये कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस का कैलकुलेशन आप करने बैठेंगे, तो पुरानी कंपनी में जो आपने 10 साल का सेवा दिया और 15 साल का सेवा दिया है, उसके बाद आप नई कंपनी ज्वाइन कर रहे हैं, नई कंपनी में से जब आप भविष्य में रिटायर होंगे, तब क्या ये पुरानी कंपनी वाले 10-15 साल जो आपने दिए हैं, क्या उसको कैलकुलेट करना होगा। यस सर, कैलकुलेशन में लेना होगा। एक शर्त पे लेना होगा, जब आपने पुरानी कंपनी छोड़ी थी, प्रीवियस कंपनी छोड़ी थी, तब आपने वहां से ग्रेजुटी आपको नहीं मिला हो तो आपने वैल्यूएशन में लेना है। तीसरी और आखिरी कैटेगरी पे चलते हैं। तीसरी और आखिरी कैटेगरी वही है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए ही है। कि पहली कैटेगरी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए थी, दूसरी और तीसरी नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए है। जो अभी हमने पढ़ा उसमें उस हेडिंग में सिर्फ आपने एक नोट लगा देना है, ग्रेजुटी रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय नॉट कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट 1970। यानी कि नियम अनुसार उसको ग्रेजुटी नहीं मिली है, पर ग्रेजुटी मिली है, पर एक्ट के हिसाब से नहीं दी है, कंपनी ने अपने हिसाब से दी है। ठीक है, चलता है, ऐसा भी होता है, कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी अपने हिसाब से भी अगर ग्रेजुटी देती है। ये भी नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए ही है, ध्यान रखिएगा। इसके भी तीन इंपॉर्टेंट रूल है, दो रिपीट हो रहे हैं, वो मैं रिपीट नहीं करूँ, वो दूसरा और तीसरा रिपीट हो रहा है। पहला आपको कैलकुलेट करना होगा, आपने हाफ मंथ एवरेज सैलरी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, फॉर ईच ईयर ऑफ कंप्लीटेड सर्विस, और यहाँ पे आपने इनकम्प्लीट ईयर नहीं लेना है। यहाँ अगर एक्सेस 6 मंथ से एक्सेस हो रहा है, सर्विस कंप्लीशन ऑफ सर्विस की बात कर रहा हूँ, 6 महीने से ज्यादा का टाइम हो रहा है, तो वहां पे 1 साल आप राउंड ऑफ नहीं करेंगे, इनकम्प्लीट ईयर नहीं लेना है। एग्जाम्पल देता हूँ, मान लीजिए आपने एक कंपनी में काम किया 31 साल और 4 महीने, तो आप वहाँ 31 साल ही लेंगे। 31 साल और 7 महीने, तो भी वहां पे आप 31 साल ही लेंगे इसके कैलकुलेशन में। यहाँ आपने इनकम्प्लीट ईयर नहीं लेना है, नॉट कवर में इनकम्प्लीट ईयर नहीं लेना है, कवर्ड में इनकम्प्लीट ईयर 6 महीने से ज्यादा हो तो 1 साल मान के चलना है। दूसरी कंडीशन वही है एज इट इज, मैक्सिमम अमाउंट 20 लाख का मैक्सिमम अमाउंट आपको मिलेगी, मैक्स लिमिट है
इससे ज्यादा का ग्रेजुटी के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा आपको, इससे ज्यादा का मीन्स एग्जम्पशन नहीं मिलेगा आपको, 20 लाख से ज्यादा का एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, ये मैक्स लिमिट है। और ग्रेजुटी एक्चुअली रिसीव्ड ये सब में आपको दिया होगा। इसमें भी वही नियम है, इन तीन में से जो लेस अमाउंट होगी वो टैक्स फ्री होगी। इसके भी की पॉइंट्स है, की पॉइंट्स में भी पहला और आखिरी रिपीट हो रहा है। सैलरी यहाँ क्या मानी जाएगी, बेसिक प्लस डीए, शॉर्ट में याद रखिए। ग्रेजुटी क्या है, ग्रेजुटी इज कैलकुलेटेड ऑन द, यहाँ ग्रेजुटी जो है कैलकुलेट किस बेसिस पे की जाएगी, एवरेज सैलरी। यहाँ आपको ध्यान में रखना है, ग्रेजुटी इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज सैलरी ऑफ 10 मंथ्स इमीडिएटली प्रेसिडिंग द मंथ इन विच ही हैज रिटायर्ड। जो रिटायरमेंट डेट होगी आपकी, उस रिटायरमेंट डेट से 10 महीने पीछे यानी कि बैक जाके आपने उस 10 महीने का सैलरी कैलकुलेट करना है दोस्तों, खास ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल दूंगा तो ज्यादा समझ में आएगा। एवरेज सैलरी आपने 10 महीनों का कैलकुलेट करना है, जिस वक्त आप रिटायर हो रहे हैं उस डेट को पकड़ के आपने पिछले 10 महीने का सैलरी का हिसाब किताब करना है। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पर्सन रिटायर्स ऑन 25th September 2019, then his average salary will be calculated on the basis of 10 months ending on 31st August 2019। एक बंदा मान लो 25 सितंबर को रिटायर हो रहा है 2019 को, तो आप 10 महीने का जो सैलरी कैलकुलेट करेंगे, एवरेज सैलरी, उसकी क्लोजिंग डेट क्या रखेंगे सर, ये इनकम्प्लीट ईयर, ये अधूरा महीना है, सितंबर पूरा नहीं है, 30 सितंबर नहीं, 25 सितंबर है। तो आपकी क्लोजिंग डेट क्या लेके चलोगे, अधूरा महीना नहीं लेंगे, इनकम्प्लीट मंथ ध्यान में नहीं लेंगे, कंप्लीटेड मंथ। पिछला मंथ कौन सा होगा सर, 31 अगस्त 2019। इसके 10 महीने से हम पीछे जाके सैलरी का कैलकुलेशन करेंगे, बैक साइड जाना पड़ेगा। ठीक है, सितंबर 2019 मंथ सैलरी विल नॉट बी टेकन, इट विल बी इग्नोर्ड। हम सितंबर को ध्यान में नहीं लेंगे क्योंकि इनकम्प्लीट ईयर है कैलकुलेशन। But if he retires on 30 September 2019, then September month salary will be taken into consideration in calculating average। 25 की जगह पे अगर मान लीजिए बंदा, मिस्टर एक्स नाम का बंदा 30 सितंबर 2019 को रिटायर हो रहा है, तो उस महीने की आखिरी डेट है, तो सितंबर को हम शामिल करेंगे कैलकुलेशन में, तब करेंगे क्योंकि वो आखिरी दिन है महीने का। लेकिन 29 हो, 28 हो, इनकम्प्लीट हो, पूरा महीना कंप्लीट नहीं हुआ है, तो उस महीने को इग्नोर करना है, ध्यान में नहीं लेंगे कैलकुलेशन। आखिरी पॉइंट वही है कि पिछले कंपनी में तो आपने कुछ 10-12 साल काम किया हो पुरानी कंपनी में, वो कंपनी आपने छोड़ दी, नई कंपनी ज्वाइन की, और नई कंपनी जो आप ज्वाइन कर रहे हैं दोस्तों, उसको, उसमें से जब आप रिटायर होंगे तो क्या पुरानी कंपनी के 10-12 साल जो आपने वहां काम किया था, क्या उसको कैलकुलेशन में ध्यान में लेना चाहिए, लेंगे तो हमारा फायदा है, उतना ही हमें ग्रेजुटी की रकम ज्यादा मिलेगी दोस्तों, इसलिए नियम देखा जाता है। अगर आपने पुरानी कंपनी में से कोई ग्रेजुटी रिसीव नहीं किया है तो ये ऐड किया जाएगा कैलकुलेशन।